तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी क्लास को आज हम लोग। और आप सबको अच्छे से पता है कि MS-01 की एक किताब है, आप सबको मालूम होगा। और उसके अंतर्गत एक चैप्टर आता है, उसका नाम है व्यावसायिक समाजकारी के मूल्य, सिद्धांत और नैतिकता। ठीक है, यानी वैल्यूज़, प्रिंसिपल एंड एथिक्स ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्क से संबंधित है। और समाजकारी में यहाँ हम बात करने वाले हैं नैतिक विकास में आचार्य संहिता जो है नैतिकता के संबंध में कैसे निर्णय लेती है, उसी के संबंध में ये सवाल है। तो ध्यान रखेंगे, यहाँ पे एक नाम आता है लॉरेंस कोहलबर्ग का, है ना। लॉरेंस कोहलबर्ग का एक नाम आता है। और लॉरेंस कोहलबर्ग ने 3 स्तर बताए थे। पेपर में पूछता है कितने स्तर, और 6 अवस्था बताई थी उन्होंने। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और इन्हीं 3 अवस्थाओं के बारे में अगर मैं आप लोगों से जिक्र करूं स्तर के बारे में, तो लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा 3 स्तर कौन कौन से हैं, तो ध्यान से सुन लीजिएगा। एक है पूर्व परंपरागत स्तर होता है, इसी को हम लोग पूर्व नैतिकता का स्तर भी बोल सकते हैं, है ना। इसी को बोल सकते हैं पूर्व नैतिकता की स्तर भी। और इसी को ही हम लोग कह सकते हैं पूर्व अभिसमयिक अवस्था भी। तो 3 नाम आता है इसमें, आप चाहो तो नोट्स कर सकते हैं। अभिसमयिक का भी नाम आता है, और इसी में एक नाम आता है पूर्व नैतिकता का भी नाम। ठीक है, ये आप 3 नामों से इसको जान सकते हैं। और इसके अंतर्गत 2 अवस्था होती है, इनके अंतर्गत 2 अवस्थाएं होती हैं। एक अवस्था को दंड और आज्ञा पालन की अभिमुखता कहा जाता है। दंड और आज्ञा पालन का अभिमुखता भी बोला जाता है इसी को। ठीक है, ये पहला इसकी जो एक अवस्था है इसमें। ठीक है, और जो दूसरी अवस्था है उसको हम लोग पुरस्कार एवं प्रशंसा की अवस्था कहते हैं। और कभी कभी पेपर में आ जाता है आर्टिफिशियल करके नाम, तो कृत्रिम, ठीक है, कृत्रिम आनंदवाद, बनावटी सुख, है ना, आनंदवाद की अभिमुखता कह लीजिए या अवस्था कह लीजिए। तो 2 नाम है इनके, 2 अवस्थाएं हैं, इनको ध्यान रखेंगे। इन्हीं दोनों को जब मिला दिया जाता है तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने कहा कि ये जो दंड है और ये जो पुरस्कार है, इन दोनों अवस्थाओं को ही कहा कि नैतिकता की अनुपस्थिति है। ये इन दोनों को क्या बोल दिया, नैतिकता की अनुपस्थिति बोल दिया था। कारण क्या है कि 4 साल से लेकर, ठीक है, 4 से लेकर 10 वर्ष तक के बीच की इस अवस्था को जब माना जाता है, 4 से 10 वर्ष की। ठीक है, तो 4 से 10 साल के अंदर जो है बच्चों के अंदर नो सोसाइटी, नो मोरलिटी जैसे शब्द यूज होते हैं। इस वजह से कहा कि यहाँ पे नैतिकता की अनुपस्थिति है। 4 साल के बच्चे के बारे में अगर हम बात करें, उसमें क्या सोशल वैल्यूज सिखाओगे आप, है ना, क्या मोरलिटी सिखाओगे आप, मतलब कौन से उसके लिए फॉलो होता है। तो इसलिए कहा गया कि नैतिकता की अनुपस्थिति है पहले वाले स्तर को। ठीक है, पहले आप इसको इतना जाने रखिएगा। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। एक बार मुझे बताएं तो फिर मैं दूसरी अवस्था के बारे में आप लोगों से जिक्र करता हूँ। जी सर। चलिए, अच्छा, उसके बाद आप यहाँ एक और शब्द देख रहे हैं। मैंने आपको दूसरी अवस्था के बारे में बता रहा हूँ। दूसरी अवस्था है परंपरागत स्तर बोलते हैं इसको। दूसरे वाले को क्या बोलते हैं, परंपरागत स्तर कहते हैं। या तो आप इसे नैतिक का स्तर बोल सकते हैं। ठीक है,
नैतिक का स्तर भी इसी को हम बोल सकते हैं। और कहीं कहीं इसे जो है जब हम बात करते हैं तो अभिसमयिक भी बोल सकते हैं, है ना। इसे केवल अभिसमयिक ही कह सकते हैं, अभिसमयिक अवस्था भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है ना, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। अब इसको जैसे हमने बात किया पहले वाले को, उसको बोलते हैं प्री कन्वेंशन लेवल या प्री मोरल लेवल। अब इसको बोलेंगे कन्वेंशन लेवल या मोरल स्टेज बोलेंगे इसको। ठीक है, अब इसमें दो जो है अवस्था पाई जाती है। एक अवस्था है अच्छा लड़का अच्छी लड़की, अच्छा लड़का, ठीक है, अच्छी लड़की, अच्छी लड़की, अभिमुखता बोलते हैं इसको। ठीक है, आवाज जा रही है ना? बता। हाँ, अभिमुखता बोलते हैं इसको। ठीक है, दूसरी वाली बात अगर हम करें तो दूसरी स्टेज में आपका आता है नियम। अब नियम व्यवस्था, ये परंपरागत के अंतर्गत मैं दूसरी अवस्था की बात कर रहा हूँ। नियम व्यवस्था अभिमुखता कहते हैं, या आप ये कह लीजिए नियम कानून अभिमुखता, है ना, ये बोल लीजिए। तो इसके बारे में जिक्र किया था इन्होंने। अभी हम इन सब पर बात करेंगे, इन सभी के बारे में। पहले अभी आपको केवल स्टेजेस बता रहे हैं कि ये स्टेजेस आप लोग ध्यान रखें, है ना। उसके बाद देखेंगे अगर आप, तो एक आपका आता है पश्च परम, हम इसको क्या बोलते हैं, पश्च बोलते हैं, है ना। सॉरी, पश्च परंपरागत स्तर, इसी को हम आत्म अंगीकरण भी बोलते हैं। इसी को उत्तर नैतिक, नहीं, पश्च का मतलब उत्तर नहीं होगा, है ना। यहाँ अगर हम बात करें तो नैतिक मूल्य, नैतिक मूल्य स्तर बोलेंगे, है ना। पश्च का मतलब अतीत होता है। आप कह सकते हैं एक और अवस्था अतीत अभी समयिक अवस्था भी बोल सकते हैं। ठीक है, इतने तो नाम है इसके। अब इसके भी दो स्तर है। एक है सामाजिक संविदा, अभिमुखता। दूसरा है आपका सार्वभौमिक नैतिक अभिमुखता। ठीक है, सार्वभौमिक सिद्धांत भी इसी कहा जाता है ना। और सामाजिक संबंध और व्यक्तिगत अधिकार की बात करें तो आप इसको बोल सकते हैं सामाजिक संबंध या और करके और व्यक्तिगत अधिकार आप बोल सकते हैं इस वाले अवस्था को, पांचवें वाले को, और ये छठा वाला। तो इतना मुझे बताएं कि आपको 3 स्तर और 6 अवस्था, है ना, समझ में आया? जो है कोहलबर्ग का बताएं। जी सर, समझ में आ गया। चलिए तब तो आगे हम बात करें तो ये अमेरिकी विद्वान हैं लॉरेंस कोहलबर्ग। नैतिक विकास के सिद्धांत पे इन्होंने अपने विचारों को इसी तरीके से प्रस्तुत किया था, है ना। तो आप देखिए तो इसके अंतर्गत 7 सोपान लिख रहा है। 7 सोपान नहीं होना चाहिए, इसमें 6 सोपान होने चाहिए, 6 सोपान, है ना।
कुल 6 सोपान। अब एक एक करके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे लिखा हुआ है कि पूर्व परंपरागत, जिसको हमने भी बताया प्री कन्वेंशनल लेवल, है ना। अच्छा, इसमें 7 इसलिए बताया क्योंकि आत्म केंद्रित कर दिया गया था एक को, ईगो सेंट्रिक वाला उसको, है ना, परंतु उतना काउंट नहीं होता। अगर एग्जाम में आएगा तो 6 लगाइएगा आप लोग, ठीक है। दंड और आज्ञा पालन अभिमुखता है एक, और यांत्रिक सापेक्षिक। देखो जो यांत्रिक सापेक्षिक है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग पुरस्कार और प्रशंसा वाली जो प्रक्रिया है ना, उसी को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और परंपरागत को परस्पर एकजुट अभिमुखता बोलते हैं, लेकिन हम लोगों ने अभी जो नोट किया है अच्छा लड़का अच्छी लड़की के रूप में, ये वही प्रक्रिया है, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें अधिकार संरक्षण अभिमुखता को लेकर, हमने नोट किया है नियम व्यवस्था को लेकर, है ना, कानून नियम अभिमुखता को लेकर, इसको रिप्रेजेंट करेगा। उत्तर पश्चिम जो है परंपरागत में सामाजिक अनुबंधन की बात मैं कर रहा था, तो सामाजिक संविदा अभिमुखता आप लोगों को लिखवाया है इसके अंतर्गत, वो बात यही है। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता में हमने कहा है आप लोगों से कि सार्वभौमिक नैतिक अभिमुखता, या आप ये भी कह सकते हैं कि सार्वभौमिक सिद्धांत भी, तो ये भी आपका करेक्ट है। ये तो इसके कई नाम है, इस बात को आप देख सकते हैं, ठीक है, परंतु सरल शब्दों में आप समझने का प्रयास करें, सबसे अच्छा रहेगा, है ना। देखिए, लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन अगर हम बात करें, जिक्र करें, तो आप ध्यान रखेंगे सन 1969 में आया था। कब आया था? सन 1969 में आया था, ठीक है। और 1981 और 1984 में अपने विचारों को संशोधन करके इन्होंने जो है, कोहलबर्ग ने छात्रों के भावनात्मक स्वरूप का अंग के बारे में जिक्र किया था, ठीक है। और कुल 6 चरण बताए हैं, इस 6 चरण को ही सोपान कहा जाता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सोपान बोला जाता है। और 3 अवस्था है, यानी आप ये कह सकते हैं कि 3 स्तर इसमें पाए जाते हैं, ठीक है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ शब्द हमारे सामने आ रहा है नैतिक दुविधा, एक शब्द, और एक शब्द आ रहा है नैतिक तर्कणा, है ना। तो कोहलबर्ग ने कहा है कि कभी कभी हम सही हैं और गलत के मध्य निर्णय लेने में जिन दुविधाओं या समस्याओं का सामना करते हैं, उसे ही नैतिक दुविधा कहा जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल है प्रश्न के आधार पे, अगर हिज चोरी नहीं करेगा, नाम है ये, ध्यान रखेंगे ये ऐसे ही एग्ज़ाम में एग्जाम्पल आ जाता है क्वेश्चन, है ना। ये किसका एग्जाम्पल है, ऐसे ही आता है हिज करके। अगर हिज चोरी नहीं करेगा तो उसकी पत्नी मर जाएगी, और अगर उसने चोरी की तो उसको पुलिस पकड़कर जेल में बंद कर देगी। तो यह विचार जो उसके मन में, व्यक्ति के मन में आ रहा है, यह नैतिक दुविधा है ना। अगर मान लो अगर वो चोरी करेगा, कहने का मतलब ये हुआ उसकी वाइफ जो है बीमार है और उसको दवा के लिए पैसे चाहिए और पैसे उसके पास नहीं है, तो अगर वो चोरी करेगा तो उसे डर है कि मैं कहीं पकड़ा ना जाऊं। और अगर वो चोरी नहीं करेगा तो उसे ये डर है कि मेरी पत्नी कहीं एक्सपायर ना कर जाए। तो इसके मन में जो 2 टाइप के विचार बने हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, नैतिक दुविधा बोलते हैं ये शब्द। और एक शब्द है नैतिक तर्कणा, जब 2 विचारों के मध्य में सही गलत का चयन करना हो, है ना। जैसे में हिज ने अपनी पत्नी को जान बचाने के लिए चोरी करने का फैसला ले ही लिया है अब, कि अब मैं चोरी करूँगा ही करूँगा, है ना। तो अब यहाँ पे सही गलत का जब चयन हो जाए, आपने जैसे ही चयन कर लिया कि अब मैं नहीं करूँगा चोरी, तो ये चयन हो गया, एक प्रकार से गोल आपने ले लिया, तुम नहीं करेंगे। और अगर आपने कहा कि अब मैं चोरी करूँगा, तो यानी फिर आपने गोल ये डिसाइड कर लिया कि अब मुझे चोरी करनी है। तो दोनों में से कोई एक काम कर रहे हैं जिसका चयन हो जा रहा है, तो वो प्रक्रिया नैतिक तर्कणा कहलाती है ना, वह नैतिक तर्कणा कहलाती है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। समझ में आ रहा है ना? जी सर। अभी देखिए मैंने आपको बताया कि पूर्व रूढ़िगत ही बेसिकली इसका नाम रूढ़िगत भी है, परंपरागत को या नैतिक तर्कणा को या पूर्व पारंपरिक, कई नाम हैं इसके, है ना, 1-2 नाम नहीं, कई नाम हैं इसके। तो इस अवस्था में कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की अवस्था बताई गई है 4 से 10 साल तक चलती है ये। और इस अवस्था में छात्रों का नैतिक विकास ना के बराबर होता है, अर्थात बालक इस अवस्था में सही और गलत के मध्य अंतर
को समझने में असमर्थ होता है। इस आयु के छात्र जो होते हैं सही गलत का चयन दंड का भय और पुरस्कार पाने की लालसा से करते हैं, है ना। और लॉरेंस कोलबर्ग ने नैतिक विकास की इसी अवस्था को 2 भागों में डिवाइड किया। देख सकते हैं आप, एक है दंड और आज्ञा का पालन करना। इसमें आप ये समझिए कि नैतिकता की जो प्रथम अवस्था है ये दंड और आज्ञा पालन की, इसमें बच्चा दंड से बचने के लिए नैतिक नियमों का पालन करने लगता है। किससे बचने के लिए? दंड से बचने के लिए। जब वो नैतिक नियमों का पालन करने लगता है तो उसके अंदर आंतरिक और अंतर्निहित भय होने लगता है, तो जिसके कारण वह नैतिक नियमों को मानने लगता है कि नहीं। जैसे आप ही लोग हैं, घर में एक छोटा बच्चा होगा, आप सोचिए जैसे ही आप उसे दंडित करते हैं या उसे कुछ ऐसा शब्द या ऐसा फिजिकली मोमेंट वगैरह बनाते हैं, तो वो जो बच्चा है वो शरारत जो करता है, और जैसे ही आपने ये प्रतिक्रिया जाहिर करते हैं तो वो शरारत करना बंद कर देता है। तो यह प्रक्रिया आपकी दंड और आज्ञा पालन की अभिमुखता कहलाती है। इस प्रकार के छात्र जो होते हैं सही गलत के मध्य अंतर का चयन करने के प्रति दूसरे के व्यवहार के अनुसार करते हैं, अर्थात अगर वह गलत कार्य करता है तो उन्हें उसके घर वालों से भी दंड प्राप्त होता है। आप लोगों ने बचपन में होता है ना कि जब आप बाहर किसी से लड़ाई कर लिए तो घर पे अगर आपको कोई शिकायत कर दिया तो आपको घर वाले क्या करते थे? दंडित करते थे। तो वही प्रक्रिया यहाँ पे है। और अगर वह कोई अच्छा काम करता है तो उसे किसी भी व्यक्ति के द्वारा पुरस्कार और तारीफ सुनने को भी मिलता था, है ना। आपने ये भी नाम सुना होगा कि मैंने अभी आपको कहा ना, एक पुरस्कार वाला भी प्रक्रिया, और जो पुरस्कार और प्रशंसा वाली प्रक्रिया है, जहाँ आर्टिफिशियल आनंदवाद वाली प्रक्रिया है, तो नैतिकता की द्वितीय अवस्था में बच्चा जब नैतिक नियमों का पालन या पुरस्कार और प्रशंसा प्राप्त करता है तो वो किसी कार्य को करने के पीछे बार बार दिखावा भी करता है या बार बार उस कार्य को करने के लिए इच्छुक भी रहता है। सपोज़ आपको अगर कहा जाए कि जैसे आप लोगों ने देखा भी होगा कि बच्चों को जब कोई काम सही करता है तो हम उसको क्या देते भाई, गुड दे देते हैं, या तो हम उसको कोई टॉफ़ी या चॉकलेट वगैरह दे देते हैं। अभी बच्चों का रिज़ल्ट आया है तो रिज़ल्ट आते ही जैसे हम कई स्कूलों वाले ट्रॉफी दे देते हैं या कोई पुरस्कार दे देते हैं। इससे क्या होता है, बच्चे मोटिवेट होते हैं। तो बच्चा सोचता है कि अगली बार भी हम नेक्स्ट टाइम में भी क्या करेंगे, पुरस्कार और प्रशंसा जो है या आर्टिफिशियल आनंदवन जो भी चीज़ें हैं उसको प्राप्त करने का वो कोशिश करेगा बच्चा। तो इसको बोला जाता है कि पुरस्कार और प्रशंसा के आर्टिफिशियल आनंदवन का अवस्था बोली जाती है, ठीक है। और देखिए, आत्म अभिरुचि और प्रतिफल अभिमुखता एक ये भी हमारी पास जो है एक अवस्था आती है ना। ये उसी का पार्ट है। और इस अवस्था में छात्र अपनी रुचि के अनुसार आज्ञा का पालन करता है और वह कार्य अधिक करता है, और जिससे उन्हें उस कार्य का करने पर अधिक फल भी प्राप्त होता है। तो फल का मतलब वही है, पुरस्कार वगैरह को भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो आप इस शब्द को भी आत्म अभिरुचि और प्रतिफल अभिमुखता को आप बोल सकते हो पुरस्कार एवं प्रशंसा की आर्टिफिशियल अवस्था को भी, है ना। बात समझ में आया? इसमें बच्चों को पहली बार समझा के अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं। किसी कार्य को नैतिक रूप से सही माना जाता है यदि वह व्यक्ति के सर्वोत्तम हित के लिए हो तब, है ना। ऐसी प्रक्रिया देखने को मिलती है, ठीक है। इसमें अब देखिए, एक रूढ़िगत नैतिकता की अवस्था होती है ना। बात समझ में आ रही सबको? जी सर। हाँ। उसके बाद अभी तक मैंने जो आप लोगों से जिक्र किया है, इन्हीं 2 के बारे में जिक्र किया है। आप इन दोनों के बारे में ध्यान रखेंगे। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। कोई डाउट अगर हो तो। एक आपका है जो है दंड की, और दूसरा है आपकी पुरस्कार की। इन दोनों में अगर कोई डाउट है आपको तो पूछ सकते हैं 2 अवस्था में। और ये दोनों अवस्थाएं कहाँ पर आती हैं? पूर्व नैतिकता में, ठीक है। अब आगे देखिए। उसके बाद हमारे सामने आता है रूढ़िगत नैतिकता की अवस्था में।
कोहलबर्ग के अनुसार नैतिकता का विकास का वह दूसरा चरण है जो 10 से 13 वर्ष तक चलता है ना, ये दूसरा वाला। इसके अंतर्गत छात्र अधिक सामाजिक होते हैं, अर्थात वह ऐसे कार्य करते हैं, ठीक है, जिससे कि समाज से उन्हें सम्मान प्राप्त हो सके। और इस आयु के छात्र दूसरे व्यक्तियों की नैतिकता के स्तर पर अपने अंदर समाहित अनुकरण को कर लेते हैं और वह दूसरे व्यक्तियों के मानक के अनुसार सही या गलत के मध्य अंतर को स्पष्ट उचित निर्णय ले पाए। और इस अवस्था में भी कोहलबर्ग ने 2 भागों में विभाजन कर दिया, 2 भागों में इन्होंने विभाजन कर दिया। तो पारंपरिक स्तर के दौरान एक व्यक्ति की नैतिकता की जो भावना होती है वो व्यक्तिगत और सामाजिक संबंधों से जुड़ी होती है। तो बच्चे अधिकाधिक व्यक्ति के नियमों को स्वीकार करना चाहते हैं, लेकिन अब ऐसा इसलिए है क्योंकि उनका मानना है कि सकारात्मक संबंध और सामाजिक व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है। और इसी स्तर पर इन चरणों के बारे में जिक्र किया गया है। तो अच्छा लड़का अच्छी लड़की की जो अभिविन्यास होता है या बनने की जो आशा होती है, जो अभिव्यक्ति होती है, वो इसी के अंतर्गत एक अवस्था में आता है। इसको थर्ड अवस्था कहेंगे। तो इस अवस्था में छात्र छात्राओं में अच्छा बनने की होड़ होती है, अर्थात इस अवस्था में दूसरों से अच्छे सम्मान की आशा होती है। जिस प्रकार वह सदैव अच्छा लड़का अच्छा लड़की बनने के मार्ग की ओर अग्रसर होते हैं। मतलब इसमें अगर मैं बात करूं आप लोगों से तीसरी अवस्था में, तो बच्चा दूसरे के नज़र में अच्छा बनने के लिए नैतिक नियमों का पालन करने लगता है और ऐसा कोई भी कार्य नहीं करता जिसके कारण उसे दूसरों के नज़र में अस्वीकृति प्रतीत हो। और वह समूह में अच्छा बनने का काम करेगा या अच्छा कार्य करता है ग्रुप में, तो अब प्रक्रिया क्या कहलाती है? नैतिक तरगणा के अंतर्गत ये चीज़ें एक शामिल हो जाती है। और ये एक चौथे नंबर का है। इसी कहता है कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता, या नियम या कानून की अभिमुखता कह सकते हैं, या नियम की व्यवस्था की अभिमुखता भी आप लोग बोल सकते हो। तो इस अवस्था में छात्र कानून, नियम और नीतियों के प्रति सजग रहते हैं और सम्मत नियमों एवं नीतियों का पालन करने की ओर अग्रसर होते हैं। और इस आयु में वह नीति और नियमों की अवहेलना नहीं करते हैं, बल्कि उसे सत्य मानकर उनका पालन करते हैं। जैसे नैतिकता की इस चौथी अवस्था में नैतिक नियमों का पालन और सामाजिक नियमों का कानूनों के अधिकार पर कार्य होता है और ऐसा कोई भी कार्य नहीं करता जिसके कारण उसे सामाजिक नियमों के विरुद्ध जाना पड़े और सामाजिक नियमों के दायरे में रहकर कार्य करना सीखता है। जैसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, सही गलत का ज्ञान होना चाहिए। यह प्रक्रिया इसी अवस्था में आती है, चौथी अवस्था में। ठीक है, तो एक बार जरा मुझे बताइए आप लोग, क्या आपका ये जो दूसरा अवस्था था, दूसरा जो स्तर था नैतिकता का, इसके अंतर्गत 2 बातें थी, आप लोगों समझ गए हैं? तो फिर मैं आगे बढ़ूं। जी सर। ठीक, अब देखिए, उत्तर रूढ़िगतता या नैतिकता का स्तर होता है ये, है ना। इस उत्तर पारंपरिक स्तर के दौरान एक व्यक्ति की नैतिकता की भावना को अधिक अमूर्त सिद्धांत और मूल्यों के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है। लोग अब मानते हैं कि कुछ कानून अन्यायपूर्ण हैं और इसे बदलना और समाप्त किया जाना चाहिए। अंतिम स्तर में नैतिक विकास के चरण के 5 और 6 शामिल किए गए हैं। तो कोहलर ने कहा कि बहुत कम लोग इस स्तर पर पहुंच पाते हैं, जो छठा स्तर है। तो अगर हम बात करें इसमें, तो कोहलर देखिए, इन्होंने कहा कि ये 13 वर्ष की आयु से ऊपर से चलती है यह अवस्था बालकों में, और यह नैतिकता की एक विकसित अवस्था है जिसमें छात्र नैतिकता कम विकास के परिपक्व हो जाता है और इस अवस्था में छात्र समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व की प्रमुखता को देखने लगता है या देने लगता है। तो इसमें भी इन्होंने 2 चरणों में इसको भी विभाजन किया है कोहलबर्ग ने।
एक है सामाजिक समझौते की अवस्था, इसी को हम लोग सामाजिक संविदा की अवस्था भी कहते हैं, या सामाजिक अनुबंधन की और व्यक्तिगत अधिकार बोलते हैं, है ना। ये अतीत की अभिसमयिक नैतिकता की अवस्था है जो सामाजिक संबंध और व्यक्तिगत अधिकार को बताया जा रहा है। तो इस अवस्था में छात्र समाज के नीति नियमों को अपनाने लगता है और समाज के प्रति अपने व्यक्तित्व और व्यवहार को में उचित परिवर्तन करने लगता है। और कोहलबर्ग के सिद्धांत के इस चरण के अनुसार छात्र पूर्ण रूप से सामाजिक कार्य के प्रति उत्तरदायित्व को अपने अंदर समाहित कर लेने लगता है। मतलब नैतिकता की पांचवी अवस्था में बच्चा नैतिक नियमों को पालन करना सामाजिक अवस्था कर पाता है और सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी प्राप्त करना चाहता है और सामाजिक क्रियाकलाप और कल्याण में मिल जाता है और सम्मान प्राप्त कर जाता है। तो इस अवस्था में आपको अगर मैं कहूँ तो व्यक्ति और बच्चा समझता है कि अलग अलग लोग समुदाय में अलग अलग विचार के लोग हैं, कानून बनाए गए हैं, समाज के कठोर कानून नहीं होते हैं और समय और समाज की ज़रूरतों में बदलाव के साथ उन्हें बदलना चाहिए। ऐसी प्रक्रिया आपका चरण नंबर 5 में आता है ना, चरण नंबर 5 में आता है। चरण नंबर 6 की बात करें या सोपान नंबर 6 को, तो सार्वभौमिक और विवेक की अवस्था बोला जाता है इसको, या सार्वभौमिकता का सिद्धांत भी आप बोल सकते हैं इसे, है ना। तो व्यक्ति कुछ भी सार्वभौमिक सिद्धांतों के आधार पर नैतिकता का न्याय करते हैं जो समाज के नियमों और विनियमों से परे है, और व्यक्तियों का तर्क है कि मानवाधिकार और न्याय सबसे महत्वपूर्ण है, भले ही सामाजिक कानूनों के खिलाफ ही हो। तो नैतिक का अंतिम अवस्था, उच्च स्तरीय अवस्था में बच्चा जो है आत्मचेतन हो जाता है, आदरणीय व्यक्तियों का आदर करने लगता है और ऐसा कोई भी कार्य नहीं करता जिसके लिए उसे आत्महीन महसूस हो सके। वह सामाजिक परिवर्तन के बारे में सोचता है और सामाजिक रूढ़ियों और धारणाओं पर ये विचार करता है। ऐसा शब्द हमें सार्वभौमिकता और विवेक में देखने को मिलता है। तो केवल 10% लोग ही ऐसे लोग हैं जो यहाँ तक पहुँच पाते हैं सार्वभौमिकता और विवेकता की अवस्था तक। तो इस अवस्था में छात्र ऐसे मानकों का चयन करता है जो शाश्वत सत्य होता है, अर्थात जो प्रत्येक स्थिति की परिस्थितियों के अनुकूल होता है, वही सार्वभौमिक और विवेक की अवस्था कहलाती है। इस अवस्था में बच्चा अपने विवेक और आत्मचिंतन की सहायता से सही गलत के मध्य निर्णय का चयन करता है और यह छात्र की परिपक्वता को दर्शाता है। और इस स्तर में छात्र अपने चिंतन के अनुसार नीति नियमों का पालन करने लगता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जो थे नैतिकता का जो सिद्धांत था ये हो गया समाप्त। ठीक है, अगर अब आपको कोई डाउट वगैरह है तो आप पूछ लीजिए इसमें। कोई डाउट है? नहीं सर, ठीक है। चल, तो अब देखेंगे कोहलबर्ग के नैतिक विकास की अवस्था की जो विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी। नंबर 1 ये है कि कोहलबर्ग ने अपने 6 चरणों की सार्वभौमिक सत्य का स्थान देते हैं, बात सही है, 3 स्तर देते हैं और इसके अनुसार जो है छात्रों की नैतिक मूल्यों का विकास समाज में सहायता से होता है। कोहलबर्ग ने अपने इसी सिद्धांत का प्रतिपादन 6 चरणों में विभाजित किया है। सिद्धांत के अनुसार छात्र नैतिकता के आधार पर ही सही गलत के मध्य अंतर समझ पाता है। कोहलबर्ग ने अपने परीक्षण के लिए कथाओं को माध्यम बनाकर प्रश्न करता है ना। कथाओं को, जो चीज़ें अगर आपने मान लीजिए कोई टॉपिक समझाया है, उसे पढ़ाया है, तो उसमें वो प्रश्न भी बना लेता है ना। तो सामाजिक क्रम अनुसरण का अभिविन्यास का चरण में छात्र मान लेते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए नियम एक समान प्रकार से लागू किए जाने चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति का निजी कर्तव्य है कि वो उसका पालन भी करे, है ना। तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखना होगा। ठीक है, अगर मान लो प्रश्न आपसे बने कि लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में नैतिक तर्कणा के
किस चरण पर छात्र मान लेता है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए नियम एक समान प्रकार के होते हैं और प्रत्येक व्यक्ति का निजी कर्तव्य है कि उनका वो पालन करे, तो वो सामाजिक क्रम अनुरक्षण अभिविन्यास के अंतर्गत आता है। ये शब्द पता चले, आप अच्छा लड़का अच्छी लड़की को लगा देंगे गलत हो जाएगा, दंड को लगा देंगे गलत हो जाएगा, यांत्रिक को लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। सही जवाब जो जाएगा सामाजिक क्रम अनुरक्षण का। ठीक है, ये आपका करेक्ट रहेगा। ठीक है, जी सर। बताइए। तो इसके बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे, नैतिक तर्कणा के बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट ये प्रश्न थे, आज के टॉपिक था, है ना। लॉरेंस कोहलबर्ग ने दो बातों पर विशेष बल दिया है, नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कणा पर। नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कणा पर। ठीक है, बात को ध्यान रखेंगे सभी लोग, है ना। चले आगे देखते हैं, और भी कुछ पॉइंट्स लेते हैं। समाज कार्य के अंतर्गत सामाजिक कार्यकर्ता किस प्रकार को बढ़ावा देता है? बताइए, मालूम है इसका मतलब क्या है? क्या बता सकते हैं आप लोग? बताइए, समाज कार्य जो है के अंतर्गत सामाजिक कार्यकर्ता किसको बढ़ावा देता है? सामाजिक कर्म। जी सर, लोगों को। हाँ, सही कह रहे हैं, लोगों को। समाज कार्य में, सेवा प्रदान करना। समाज कार्य के अंतर्गत जो है सामाजिक कार्यकर्ता किसको बढ़ावा देता है? तो एक तो सामाजिक न्याय को बढ़ावा देगा, सही बात होगा ना। सामाजिक न्याय को बढ़ावा देगा। दूसरा, अगर हम बात करें आप लोगों से, सामाजिक न्याय के साथ साथ जातीय विभिन्नता को कम करेगा। जातीय विभिन्नता को कम करेगा या कम करने का प्रयास। और उसके बाद आपका आता है एक भेदभाव, दमन, गरीबी को कम करने का प्रयास। एक ये होगा। और क्या हो सकता है? और आप लोग भी बताओ। सामंजस्य को बढ़ावा देना, सामंजस्य को बढ़ावा देना, सामंजस्य को बढ़ावा देना, और सहयोग को बढ़ावा देना या सहयोग को आगे ले जाना, और भावना विकसित करना। लोगों की क्षमता विकसित करना, है ना। तो कई हो सकते हैं इसके अंतर्गत, कई टॉपिक को हम बातचीत कर सकते हैं इसमें, है ना। सामाजिक न्याय को कैसे? समाज कार्य के अंतर्गत एक सामाजिक कार्यकर्ता जो होता है वो सामाजिक न्याय को बढ़ाने का प्रयास करता है, और इसके अतिरिक्त सामाजिक कार्यकर्ता जो है समस्याग्रस्त लोगों के साथ और उनके पक्ष में न्यायिक और सामाजिक परिवर्तन का समर्थन करता है। इसलिए कहा जाता है कि सामाजिक न्याय को बढ़ावा देता है समाज कार्य में सामाजिक कार्यकर्ता। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें जाति विभिन्नता को कम करने का प्रयास करता कैसे है? समाज कार्य के अंतर्गत सामाजिक कार्यकर्ता जो होता है वो सांस्कृतिक और जातीय विभिन्नता को कम करने का प्रयास करता है या उसको बढ़ावा देता है, ताकि किसी भी प्रकार के जातीय विभिन्नता को कम किया जा सके। अब जातीय भेदभाव बहुत है समाज में, जानते ही आप लोग हैं, उसको कम करने की बात होती है यहाँ पर, है ना। और थर्ड पे है भेदभाव और दमन, गरीबों को कम करने का, गरीबों को अगर हम बात करें गरीबों को कम करने का प्रयासों को बढ़ावा देना। इसका मतलब ये हुआ कि समाज कार्य के अंतर्गत जो है सामाजिक कार्यकर्ता भेदभाव, दमन, गरीबों को कम करने का प्रयासों को बढ़ावा देता है। वह उन लोगों की सहायता भी करता है जो इन समस्याओं को ख़त्म करना चाहते हैं, और एक सामाजिक कार्यकर्ता का यह लक्ष्य होता है कि वह अधिक से अधिक लोगों के कल्याण के लिए कार्य करे। यह प्रक्रिया इसमें संचालित होती है। सामंजस्य को बढ़ावा देने की बात हो रही है। समाज कार्य के अंतर्गत एक सामाजिक कार्यकर्ता लोगों के बीच क्या करता है? सामंजस्य तो करता है, कोऑर्डिनेशन का काम ही तो करता है, इसलिए आप ये भी सही कहेंगे।
सहयोग को होता है तो समाज कार्य के अंतर्गत सामाजिक कार्यकर्ता लोगों के बीच में ना सहयोग को बढ़ावा देता है ताकि लोग परस्पर सहयोग के द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके और सामाजिक समस्याओं का वो निराकरण कर सके। ठीक है, उसके बाद आपका क्या आता है, सामंजस्य को बढ़ावा देना ना, सामंजस्य के बढ़ा देना हो गया ना, ये तो अभी बीत हुआ है। ये सब हो गया। अब लोगों की क्षमता। हाँ, लोगों की क्षमता, तो समाज कार्य के अंतर्गत एक सामाजिक कार्यकर्ता लोगों की क्षमता को बढ़ाने में सहायता करता है जिससे कि जरूरतमंद लोग अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सके, तो सामर्थ्य बन सके, स्वावलंबी बन सके, समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके और इसके साथ साथ वह अपनी समस्याओं का निराकरण भी स्वयं कर सके। इस तरीके की बात आती है लोगों की क्षमता में। ठीक है, एक आप चाहो तो लिख सकते हो संस्था, समुदाय तथा अन्य सामाजिक संस्थाओं की क्षमता। एक ये भी लिख सकते हो। जैसे समाज कार्य के अंतर्गत एक सामाजिक कार्यकर्ता क्या कर सकता है, संस्था, समुदाय, अन्य सामाजिक संस्थानों के क्षमता को बढ़ावा देने में सहायता देता है जिससे वह वे लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने में सामर्थ हो सके और सामाजिक समस्याओं को दूर करने के प्रति लोगों को जागरूक कर सके। ऐसे ही शब्द जो है हमें देखने को मिलता है इसके अंतर्गत 7 पॉइंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं NASW की नीति विषयक संहिता के उद्देश्य को स्पष्ट करें। पहले तो आप ये जानें कि क्या है यहाँ पे NASW, बताइए। द नेशनल, आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आ रही है। अगर हम बात करें द नेशनल एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्क, इसकी स्थापना कब हुई है बताइए। मैंने बताया भी आप लोगों को इसकी स्थापना को लेकर। सर सोशल वर्क है या सोशल वर्कर है? सोशल वर्कर्स है, वर्कर्स। इसकी स्थापना 1995 कहाँ पे है, तो वाशिंगटन में है, DC में। 1955 है। हाँ जी, 1955। इसमें MSW, BSW जैसी प्रक्रियाएं जो हैं इसमें चलाई जाती है ना। ठीक है, इसका जो है लोगो इसमें होता है। अच्छा, अब बताइए इसमें क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलेगी, बताओ। आप लोग भी थोड़ा बहुत बोलिए कुछ। चलिए मैं ही बताता हूँ। देखिए, इसके अंतर्गत अगर मैं बात करूँ तो पहले तो NASW एक व्यावसायिक संगठन है, सोशल वर्कर, संयुक्त राज्य अमेरिका में। लगभग अगर हम बात करें तो सामान्य रूप से सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए मार्गदर्शन, अनुसंधान, वकालत, संसाधन इत्यादि जैसे शब्द हमें देखने को यहाँ पर मिलते हैं, है ना। और आपको बता दूँ कि जो मूल गुण, अब ये जो उसका उद्देश्य बनेगा आचार्य यहाँ पे, तो उसका आप ध्यान रखेंगे सभी लोग। मूल गुणों को सत्यापित करना इसका काम है। किसका? मूल गुणों को सत्यापित करना। आपको बता दूं, राष्ट्रीय सामाजिक कार्यकर्ता जो संगठन की नीति विषयक संहिता का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि मूल गुणों को सत्यापित करना और उन्हीं गुणों पर आधारित समाज कार्य को लक्ष्य को आधार बनाना, या उसी लक्ष्य पर आधारित है। ठीक है, उसी लक्ष्य पर आधारित है। ठीक है, एक बात तो याद रखिएगा, सामाजिक कार्यकर्ता, राष्ट्रीय सामाजिक कार्यकर्ता का जो संगठन है वो
नीति विषयक संहिता का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, जो मूल गुणों को सत्यापित करता है और इन्हीं मूल गुणों पर समाज कार्य का लक्ष्य भी आधारित होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो आता है नैतिक सिद्धांतों को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करना। नैतिक सिद्धांतों को संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत करना, ठीक है। इसका मतलब है कि जो सामाजिक कार्य, राष्ट्रीय सामाजिक कार्यकर्ता जो संगठन है, जिसको हम लोग बोलते हैं NASW, है ना, ठीक है। राष्ट्रीय सामाजिक कार्यकर्ता संगठन की नीति संहिता का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है नैतिक सिद्धांत, उन सिद्धांतों को संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत करना है और वे नैतिक सिद्धांत जो व्यवसाय के मूल गुणों को प्रतिवेदित करते हैं, और इन नैतिक सिद्धांतों का प्रयोग समाज कार्य के दिशा निर्देशन में किया जाता है। इसलिए आपका ये पॉइंट सही रहेगा फिर, है ना। फिर आगे अगर हम बात करें तो एक और पॉइंट आता है 3rd नंबर का, कार्यकर्ताओं की जरूरतों को समझना। कार्यकर्ताओं की जरूरतों को समझना, ये क्या कहता है कि राष्ट्रीय सामाजिक कार्यकर्ता संगठन की नैतिक विषयक संहिता की एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि सामाजिक कार्यकर्ता की ज़रूरतों को समझा जाए और नैतिक संहिता का निर्धारण इस प्रकार किया जाए कि वह कर्तव्यों के निर्वहन में विरोधाभास उत्पन्न हो जाए तो नैतिक संहिता उसका समाधान कर सके। तो इसलिए कार्यकर्ताओं की ज़रूरतों को समझना भी ज़रूरी है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक पॉइंट, अच्छा ये अलग आ गया, इसके अंतर्गत एक और पॉइंट आ सकता है, आप उसे भी चाहो तो यहाँ पे नोट कर सकते हो, है ना। आवाज़ वगैरह क्लियर है? यस सर। हाँ, अगर हम बात करें तो हमारे सामने एक और पॉइंट आ सकता है, जैसे अगर मैं बात करूँ नैतिक मानदंड प्रस्तुत करना, ये क्या हो सकता है पता है? ये बेसिकली NASW, जिसको हम बोल रहे थे राष्ट्रीय सामाजिक कार्यकर्ता संगठन की नीति विषयक संहिता का उद्देश्य ऐसे मानदंड प्रस्तुत करना होता है जिससे साधारण लोग भी समाज कार्य के व्यवसाय में उत्तरदायित्व का भार का वहन करने में सक्षम हो और उस पर नियंत्रण रख सकें। इसलिए नैतिक मानदंड भी ज़रूरी होता है, नियम रेगुलेशंस भी ज़रूरी होता है, प्रस्तुत इसमें किया जाता है। एक आपका आता है व्यवसाय को, प्लीज थोड़ा सा और सिंपल करके बता दीजिए। देखिए जो मानदंड होता है मतलब नियम होता है, रीति रिवाज होता है, तो नैतिक रीति रिवाज प्रस्तुत करना है अगर आपको, तो जिससे साधारण लोग भी समाज कार्यों के व्यवसाय में जो उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो उत्तरदायित्व है, उसका भार वहन करने में सक्षम हो सके और उस पर नियंत्रण भी रख सके। मतलब एक होता है ना सामान्य व्यवहार, एक होता है असामान्य व्यवहार। तो अब अगर असामान्य व्यवहार को अगर नियंत्रित रखना है तो मानदंड जरूर प्रस्तुत होने चाहिए, मतलब कुछ एथिक्स होने चाहिए, नियम रूल रेगुलेशंस होने चाहिए, और जब ये रहेंगे तो वहाँ पे जो है नैतिकता बनी रहेगी। एक प्रकार से जो है समाज कार्यकर्ता के लिए अगर हम बात करें तो उसके व्यवसाय का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होगी वो बना रहेगा, और अवांछनीय व्यवहार जो होंगे क्लाइंट के अंदर उसको कम किया जा सकता है, फिर उस पर नियंत्रित भी किया जा सकता है। तो इसलिए जब भी आप कभी काम करें तो इसका मतलब नहीं कोई नियम नहीं है, जिसके साथ आप काम कर रहे हैं उसको नियम भी बताएं कि मैं जब आऊँगा या जब मैं आऊँगी तो आपसे इतने टाइम आऊँगी और इसी समय आपको आ जाना है। इसका मतलब थोड़ी कि जब मन में आए तब मुँह उठा के चल दिए। तो नैतिक मानदंड को प्रस्तुत करना हो आपको पहले भी उस जो एथिक्स है, जो नियम है वो आपको पहले ही बता देना है, ठीक है।
जी सर। उसके बाद अगर हम बात करें तो व्यवसायी जो व्यवसायिक लोग हैं, प्रोफेशनल लोग जो हैं, उनको जागरूक करना है। तो राष्ट्रीय सामाजिक कार्यकर्ता की जो संगठन है वो कहती है नीति विषयक संहिता का एक उद्देश्य है कि नए जो प्रोफेशनल लोग हैं, जो नए प्रोफेशनल सोशल वर्कर लोग हैं, व्यवसायिक लोग हैं, उनको समाजकारी के संदर्भ में जागरूक करना है और नए व्यवसायी समाजकारी के लक्ष्य, महत्व, उपयोगिता के संबंध में जानकारी देनी है और उनके लिए राष्ट्रीय सामाजिक कार्यकर्ता का जो संगठन है उसके बारे में भी जागरूक उनको करना होगा। वो क्या है, जैसे नहीं कि आप अगर इग्नू से पढ़ रहे हैं तो इग्नू के बारे में भी जानो, या स्टडी सेंटर जहाँ है आपका उसके बारे में भी जानो, है ना। उन सब के बारे में स्टडी या अध्ययन करना ज़रूरी होता है। ठीक है। एक होता है मानदंडों के बारे में स्पष्ट बताना, मतलब राष्ट्रीय सामाजिक कार्यकर्ता संगठन की नीति विशेष आचार संहिता जो होता है उस मानदंड के बारे में स्पष्ट रूप से बतलाना, ताकि समाजकारी के जो व्यवसाय हैं स्वयं इसका मूल्यांकन भी कर सकें और यह जानकारी भी प्राप्त कर सके कि सामाजिक कार्यकर्ता अनैतिक कार्यों से जुड़ा है या नहीं जुड़ा हुआ है ना। तो इसको आपको पहले ही बता देना ज़रूरी होता है। ठीक है। तो ये आपका हुआ 6 पॉइंट से ये टॉपिक समाप्त। ठीक है, जो मैंने यहाँ पर आप लोगों से जिक्र कर रहा था। क्लियर? हाँ, आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नैतिक सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए जिसमें समाज सेवक को प्रेरित होना चाहिए। हाँ, जिसमें समाज सेवा को प्रेरित हो, सेवा के गुण। देखिए, नैतिक सिद्धांत कई हो सकते हैं। समाज सेवक को प्रेरित होना चाहिए, समाज सेवक को प्रेरित होना चाहिए तो सेवा का गुण, सेवा का गुण, और दूसरा सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय, तीसरा व्यक्ति की योग्यता एवं मान सम्मान, व्यक्ति की योग्यता एवं मान सम्मान, और मानवीय संबंधों का महत्व, मानवीय संबंधों का महत्व। नंबर 5 ईमानदारी और सच्चाई, ईमानदारी और सच्चाई। नंबर 6 योग्यता। ठीक है, इतना बहुत है। इसका मतलब समझ रहे क्या है? नैतिक सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए और समाज सेवा को मोटिवेट कीजिए। समाज सेवक को क्या करना है? प्रेरित करना है ना? तो सेवा का गुण क्या हो सकता है ना? एक समाज सेवक को सेवा के गुण से प्रेरित होना चाहिए। एक समाज सेवक का सबसे पहला कर्तव्य होना चाहिए कि जरूरतमंद लोगों की सहायता सहयोग करे, और एक समाज सेवक अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर समस्या को सामने लाना और उसे दूर करना, है ना। और एक सामाजिक कार्यकर्ता के बिना किसी स्वार्थ और स्वयंसेवक को अपने परिश्रम से प्रोत्साहित करना, ये क्वालिटी होनी चाहिए सेवा के अंतर्गत, है ना। ये गुण होने चाहिए सामाजिक कार्यकर्ता के अंतर भी। सामाजिक न्याय, दूसरा था सामाजिक न्याय। एक समाज सेवक को सामाजिक न्याय को प्रेरित करना चाहिए और उसके इसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। और एक समाज सेवक समाज के दबे कुचले और निर्धन लोगों के पक्ष में सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। और व्यक्ति की योग्यता का मान सम्मान करना, मान सम्मान आदर करना चाहिए। समाज सेवक प्रत्येक व्यक्ति के सम्मान को ध्यानपूर्वक निरीक्षण करना चाहिए और तभी जो है व्यक्तियों के जाति और सांस्कृतिक विभिन्नताओं का आदर भी करना चाहिए। किसी भी जाति का हो, किसी भी संस्कृति का हो, तो उसका सम्मान करना चाहिए। मानवीय संबंधों का महत्व की बात करें तो एक समाज सेवक मानवीय संबंधों का महत्व देता है कि एक समाज सेवक यह बनाता है कि
लोगों के बीच जो है आपसी संबंध सामाजिक परिवर्तन को लाने के लिए महत्वपूर्ण साधन है। इसलिए मानवीय संबंधों को महत्व देता है, ताकि जो है समाज सेवक लोगों को सहकर्मी के रूप में शामिल किया जा सके और उनका सहयोग प्राप्त कर सके किया जा सके, है ना। लोगों के लिए आपसी संबंधों को मजबूत करना और समाज कल्याण को बढ़ावा देना, ये बेसिकली मानवीय संबंधों का इम्पोर्टेंस है। बस, ठीक है। उसके बाद आपका आता है ईमानदारी और सच्चाई। देखो, समाज सेवक ईमानदारों या ईमानदारी और सच्चाई से अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, और एक समाज सेवक हमेशा नैतिक सिद्धांत और नैतिक मानदंड के प्रति जागरूक रहना चाहिए। सामंजस्य बनाने के लिए उचित व्यवहार करना चाहिए, है ना। और एक समाज सेवक जिससे संबंधित होता है उसके प्रति ईमानदारी जवाबदेही से कार्य करने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आता है योग्यता। मतलब समाज सेवक अपने व्यावसायिक अनुभव को बढ़ावा देता है, और इसे बढ़ावा देने के साथ साथ एक समाज सेवक अपने व्यावसायिक ज्ञान और अनुभव को भी बढ़ाने का प्रयास करता है, और अपने अनुभव और ज्ञान को लोगों को बांटने में भी रुचि रखता है। इसलिए कहा जाता है कि इसकी योग्यता भी प्रत्येक व्यक्ति की योग्यता का भी हमें क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, है ना, उसकी एलिजिबिलिटी को। तो ये भी आपको यहाँ पर क्लियर हो गया, ठीक है। बस, अब कल हम लोग जिक्र करेंगे ना, एक टॉपिक हमने ले रखा है डाउट वाला, जैसे कनाडा समाज कार्य का है, दक्षिण अमेरिका समाज कार्य का है, इसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे, ठीक है ना। आज के लिए बस इतना ही रखिए, ठीक है।